वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिज़िक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीरीज़ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ टॉपिक किया था। आज हम करेंगे सीरीज़ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसका किरचॉफ्स लॉ, तो वो भी हम आज इस टॉपिक में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें मान लीजिए कि हमारे पास n सेल्स हैं विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। अगर मैं इन सारे सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दूं तो उनका जो नेट ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ e एंड नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। अब अगर मैं इन n सेल्स में m सेल्स को रिवर्स कनेक्ट कर दूं तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। जब मैं ये n सेल्स हैं, इनको अगर मैं नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव ऑफ इंटरनल n सेल्स को m सेल्स के साथ रिवर्स कनेक्ट कर दूं तो इनका नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा n टाइम्स ऑफ e माइनस 2m ऑफ e एंड दिस आर नेट जो होगा वो सेम रहेगा, वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ r। तो अगर मान लीजिए 50 सेल्स मैंने यूज़ किए हैं और उसमें से 10 सेल्स जो हैं रिवर्स्ड हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास जो सेल्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, 20 सेल्स बचेंगे। क्योंकि 50 सेल्स है तो मतलब मान लीजिए 50e और 10 सेल्स रिवर्स हैं। 10 सेल रिवर्स हैं, वो कितने को ख़राब कर देंगे, 20 सेल्स को। तो फ्यूज़ मतलब तो मेरे पास 30 सेल्स बचेंगे। तो 30 सेल्स विल बी रिमेन और जो 20 सेल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो फ्यूज़ड हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि अगर मैं n सेल्स को मतलब पहले n सेल्स को कनेक्ट कर दूँ फिर उसके बाद उस m सेल्स को रिवर्स कनेक्ट कर दूँ तो क्या मेरे पास रिज़ल्ट आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो मान लीजिए मेरे पास सेल्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है फिर ऑफ स्मॉल आर। उनको मैंने कैपिटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया। दिस इज़ ईएमएफ सेल। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँ इक्विवेलेंट, तो वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ e n टाइम्स ऑफ स्मॉल r विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r। तो अगर मैं इसका करंट निकालना चाहूँ, करंट हो जाएगा n टाइम्स ऑफ e अपॉन n r प्लस r। अगर इसमें दो केस होते हैं, अगर मैं इसको n r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई कर दूँ स्मॉल रेजिस्टेंस से तो क्या हो जाएगा, एन आर प्लस आर जो हमारे इक्वल हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा एन स्मॉल एन आर के। क्योंकि एन आर जो होता है, एन आर जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो मेरा जो करंट आएगा वो आएगा एन ई अपॉन एन आर विच इज़ सिंपली ई बाय आर। तो हमें एन रेजिस्टेंस लगाने का मतलब एन सेल्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, ये एक यूज़लेस कॉम्बिनेशन हो गया। अगर मैं एन आर की वैल्यू छोटी कर दूं आर से तो मेरे पास एन आर प्लस आर क्या बचेगा, आर बचेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो करंट आएगा वो एन टाइम्स ऑफ ई बाय आर आ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, मेरा यूज़फुल कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये वर्क कर रहा है कि मेरे पास n सेल्स लगे हुए हैं इन सीरीज़ और ये वर्क कर रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक सेल लगा हुआ है। तो इससे मेरे को ये n सेल्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए ये मेरा यूजलेस कॉम्बिनेशन है और ये मेरा यूज़फुल कॉम्बिनेशन है। अब नेक्स्ट है इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें मेरे जो ईएमएफ सेल हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो अगर मैं इसमें करंट निकालना चाहूँ तो करंट आएगा ई नेट बाय आर नेट। तो ये सिंपली हो जाएगा ई अपॉन एन प्लस आर। तो अगर मुझे इसमें भी दो केस लेंगे, अगर
R/n की वैल्यू अगर मैं ज़्यादा कर दूँ R से, तो ये क्या हो जाएगा R/n प्लस R, वो मेरा सिंपली सिमिलर हो जाएगा R/n के। तो मेरा जो नेट करंट आएगा वो इस केस में आएगा n टाइम्स ऑफ E/R। एंड केस सेकंड के अकॉर्डिंग अगर मैं दिस इज़ R/n की वैल्यू अगर मैं बहुत कम कर दूँ R से, तो मेरा जो करंट आएगा वो सिंपली इक्वल आएगा E/R के। तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा फर्स्ट वाला केस है वो यूज़फुल कॉम्बिनेशन का हो गया और सेकंड वाला है यूज़लेस कॉम्बिनेशन के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जब ये सेल्स ज़्यादा n टाइम्स से होंगे, ये इन सेल्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी मेरा कॉम्बिनेशन यूज़फुल कॉम्बिनेशन होगा, वरना कॉम्बिनेशन यूज़फुल नहीं होगा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर मुझे हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगी इसमें उनको पैरेलल में लगाऊंगी, ठीक है। और अगर जिनका पास लो रेजिस्टेंस तो उनको मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर दूंगी, जिससे कि मुझे हाई करंट मिले। फॉर लो रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड फॉर हाई रेजिस्टेंस, जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, उनको मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगी, जिससे कि मुझे ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मिले। आई होप कि आपको ये केसेस समझ में आ गए हों। नेक्स्ट चलते हैं अब हम टॉपिक पे मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, n सेल्स को लगाते हैं विद m रोज। तो इसमें क्या होता है, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाना चाहूँ तो मेरे पास सिंपली आएगा, जो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो सिंपली R होगा, और जो इसका EMF होगा वो n टाइम्स ऑफ E होगा, एंड जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो होगा n टाइम्स ऑफ R डिवाइडेड बाय m, क्योंकि m रोज जो है वो हमारी कनेक्टेड है n सेल्स के साथ पैरेलल में। तो इसमें अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो वो होगा, करंट मीन्स E नेट अपॉन R नेट, तो वो सिंपली हो जाएगा NE अपॉन NR बाय M प्लस R। तो इसमें एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम एनर्जी थ्योरम। इसमें क्या होता है, अगर मैं n सेल्स की एक कोई भी n सेल्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, अगर मैं उनको पैरेलल में मतलब n सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके उसकी m रोज़ को पैरेलल में कनेक्ट करूँ, तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है NE अपॉन NRM प्लस R। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो करंट की मेरी सिंपली वैल्यू आ जाएगी NME अपॉन NR प्लस MR। तो अगर मुझे करंट मैक्सिमम चाहिए, तो इसका मतलब NR प्लस MR क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, NR अंडर रूट ऑफ MR का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट NR इंटू अंडर रूट N कैपिटल M इंटू R। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, NR प्लस MR के। ये तो सिंपली एक इक्वेशन होती है जो कि हम सबको पता होती है। तो अगर मुझे क्या चाहिए, मिनिमम करंट चाहिए, तो अंडर रूट NR की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, NMR के। तो इसका मतलब NR अपॉन M ये मेरा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़फुल होता है जब नेट इंटर रेजिस्टेंस जो होता है वो इक्वल हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम एनर्जी थ्योरम। Sorry guys, it is maximum not minimum, it is maximum। जब एक कैपिटल R इक्वल हो जाता है स्मॉल r के रेजिस्टेंस की, तब जो थ्योरम कहलाती है वो कहलाती है मैक्सिमम एनर्जी थ्योरम। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ। तो चलिए किरचॉफ्स लॉ को स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस, किरचॉफ्स लॉ का सिंपली मतलब होता है कि हमें किसी भी कोई भी अगर कॉम्बिनेशन दे रखा है तो हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ या फिर करंट लॉ या फिर फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ। इसके 3-4 नेम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो करंट की वायर्स हैं, उसमें करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है। तो इस जंक्शन पे आके वो 3 में डिवाइड हो गया, I3, I4 एंड I5। तो जितना करंट आ रहा होगा I1 प्लस I2 वो इक्वल होगा I3 प्लस I4 प्लस I5 के। मीन्स आने वाला करंट जितना भी होगा उतना ही बाहर जाने वाला करंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, चार्जेस कंजर्व्ड। तो ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्व्ड। तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें क्या होता है, तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये वाली चीज़ जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अगर मान लीजिए ये मेरा इनगोइंग करंट है, मतलब अंदर जा रहा है, तो ये इनगोइंग करंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये आउटगोइंग करंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ I1 प्लस I2, तो -I3 -I4 -I5 इज इक्वल्स टू 0। तो नेट जो जंक्शन का लॉ, मतलब नेट जो जंक्शन करंट आता है वो कितना आता है, 0। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इसके बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आते हैं। तो अब इसमें हम लिख सकते हैं सिग्मा I कितना होगा, 0। तो नाउ नेक्स्ट, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ जो होता है वो उसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम EMF लॉ या फिर सेकंड लॉ या फिर मेश लॉ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिग्मा ऑफ डेल्टा V जो होता है वो 0 होता है। तो इसमें बहुत सारे जो साइन कन्वेंशन होते हैं, बट एक बार ये मतलब समझिए कि जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो एक, मान लीजिए कोई भी एक वायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो जो भी सारे पोटेंशियल्स होंगे ना, उन सारे पोटेंशियल का सम हमेशा 0 आएगा। ये भी किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके साइन कन्वेंशंस होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मेरा क्या है, EMF है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन में जाऊंगी तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर मैं इसके अपोजिट जा रही हूँ, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसमें ये देखना होता है कि हम साइन किसके साइन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और हम इस नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड है इसमें रजिस्टेंस। अगर मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स अ रजिस्टर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और उसके अपोजिट डायरेक्शन फ्लो, मतलब करंट अगर इधर मतलब आगे की तरफ फ्लो कर रहा है और हम जा रहे हैं उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो इसका साइन कन्वेंशन लेंगे वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। एंड थर्ड इज़ कैपेसिटर का केस होता है, बट कैपेसिटर के केस हम अभी यूज़ नहीं करते, बट तब भी समझ लीजिए ये भी सेम होता है वोल्टेज की तरह। अगर हम नेगेटिव साइन की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव। आई होप कि आपको एक साइन कन्वेंशन समझ में आया हो। तो हमारा किरचॉफ्स लॉ भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, मिक्स्ड ग्रुपिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। आई होप गाइस कि आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू गाइस फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम अपना व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।